हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई और ये पूरा घटनाक्रम अब एक बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी उपचुनावों की अग्नि परीक्षा से पहले लोकसभा के चुनाव में मिली हार की समीक्षा को पूरा कर लेना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आकर मुलाकात की है, जो लगभग 1 घंटे तक चली और इस बैठक की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पहले ही मिल चुके हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि भूपेंद्र चौधरी के बाद जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर गए तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात 2 घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर गए और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ये तीनों राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हैं कि इन्हें बीजेपी के लिए काफी अप्रत्याशित माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर ऐसी बैठकें बहुत कम होती हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन अभी अगर ऐसा हो रहा है तो इससे इतना जरूर स्पष्ट है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बहुत बड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है और भविष्य में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा बदलाव आप सबको देखने को मिल सकता है। और जब यह बदलाव होगा तो इस बदलाव की मुख्य रूप से 3 कड़ियां होंगी, जिनमें पहली कड़ी है पार्टी संगठन, जिसके प्रमुख हैं भूपेंद्र चौधरी। दूसरी कड़ी है सरकार की, जिसके प्रमुख हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी कड़ी है केंद्रीय नेतृत्व। इस मंथन के बीच आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार और संगठन को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिख दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है और कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। और इन बातों से ऐसा लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और वो खुलकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा और सरकार ने अपने आप को संगठन से बड़ा समझ लिया है और वो इस समीक्षा को सरकार वर्सेस संगठन पर केंद्रित करना चाहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाम बीजेपी का संगठन। और हार की जिम्मेदारी लेने वाली गाड़ी को अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की तरफ मोड़ दिया है। और यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछले 7 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वो खुद भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार सरकार वर्सेस संगठन का मुद्दा उठाकर संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, जबकि सरकार में तो वो खुद भी मौजूद है, यानी वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और इशारा उनका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ है और सरकार का मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 40% आबादी है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अब भी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली हुई है। हालांकि यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में सबसे ऊपर आते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो खुद अपनी सीट पर 1 बार नहीं बल्कि 3 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से ही चुनाव हार गए थे और बाद में पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा जिस कौशांबी क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य राजनीति करते हैं, उस लोकसभा सीट पर भी इस बार वो बीजेपी को जिता नहीं पाए और इसीलिए यहां अगर सरकार वर्सेस संगठन की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अभी राजनीतिक रूप से थोड़े से कमजोर हुए हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
5 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार एमएलसी और 1 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से बीजेपी को सत्ता में ला पाए हैं। और सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिप्टी हैं, लेकिन उम्र में वो योगी आदित्यनाथ से 3 साल बड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य 55 वर्ष के हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय 52 वर्ष के हैं। और आज भी जब इतनी बैठकें चल रही हैं, तब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सामान्य है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई और बड़ी बात यह है कि इस टीम से उन्होंने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अलग रखा है। इस स्पेशल 30 की टीम में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और ना ही दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम है। और इसका कारण शायद यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, तब इस हार में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन की भी भूमिका थी, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव थे। लेकिन ये विधानसभा के उपचुनाव हैं और अगर इन चुनावों में बीजेपी हार गई तो इस हार के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और इसलिए वो अब अपनी स्पेशल 30 की टीम के साथ इन उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। और इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं अभी और 5 सीटें एनडीए के पास थीं, जिनमें 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो ये उसका ब्रेकअप है। और जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट भी है, जहां से अवधेश प्रसाद अभी सांसद बने हैं। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं और ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़वा सकते हैं। और तो अगले 2.5 साल का जो ये रोड मैप है, ये तैयार है, लेकिन इस रोड मैप के लिए खिलाड़ी कौन से होंगे, वो टीम कौन सी चुनी जाएगी, ये अभी बीजेपी को तय करना है। अब आपको ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी को सबका साथ सबका विकास वाले नारे में विश्वास क्यों नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब बीजेपी को सबका साथ और सबका विकास के नारे की जरूरत नहीं है और जो चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं था, अब बीजेपी भी उनके साथ नहीं है। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज ये बहुत बड़ी बात कह दी और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जिन्होंने हमें वोट दिया है, हम उनके साथ हैं। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, अब बीजेपी भी उनके साथ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, बीजेपी तो लगातार ये बात कहती है आ रही है कि सबका विकास, सबका विश्वास। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और ये जो नारा था, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं कि इस नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का एहसास उन्हें ये भाषण देने के तुरंत बाद हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने एक गलत बात कह दी है और शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी ही देर के बाद इस भाषण के अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया और कहा कि उनका यह मतलब नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास की आज भी जरूरत है, हमें उसी पर चलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने बयान का भाव स्पष्टीकरण में भी बदला नहीं। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है,
इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी और बोलती है, माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है। यहां एक और बात आपको समझनी होगी। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो असल में बाहर से आने वाले नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता नहीं थे, ये टीएमसी में थे और टीएमसी छोड़कर कुछ समय पहले ही ये बीजेपी में आए हैं। तो हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुरुआत से बीजेपी में नहीं रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बीजेपी में नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग संघ में नहीं हुई है, इसलिए वो बीजेपी के सिद्धांतों को भी बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। वो ये जानते नहीं है कि बीजेपी जब कोई नारा देती है या बीजेपी जब कोई सिद्धांत बनाती है या जब कोई अपनी रणनीति बनाती है तो उसमें बहुत सोच विचार किया जाता है और उसके पीछे वर्षों की बीजेपी की जो मानसिकता है, संघ की जो मानसिकता है, संघ की जो विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, वो छिपी होती है। और ऐसे नारों को आप मिनटों में बदल नहीं सकते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्योंकि बाहर से आए हुए नेता हैं, वो बीजेपी के इस कल्चर को, इस संस्कृति को समझते नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत इस तरह का बयान आज दे दिया। असल में बीजेपी की अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अपने संगठन में शामिल तो कर लिया, ये सोचकर कि ये नेताओं के कंधे पर चढ़कर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, उन क्षेत्रों में भी उसकी एंट्री हो जाएगी जहां पहले नहीं थी। लेकिन विचारधारा का जहां सवाल आता है, जहां काम करने के स्टाइल का सवाल आता है, ये तमाम जो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, ये आज भी बीजेपी के उस स्टाइल को अपना नहीं पाए हैं। और इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनसे बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता और दूसरे नेता आज भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि दोनों का काम करने का स्टाइल, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना नेताओं के लिए तो सही है, लेकिन जनता के लिए ये एक कानूनी अपराध है। आज मुहर्रम के दिन कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें दुनिया को हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों पर हो रहे जुल्म और उनके हजारों मासूम बच्चों की शहादत का एहसास कराना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और यह पोस्ट अभी भी डिलीट नहीं हुई है, ये पोस्ट अभी भी है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के लोगों के लिए खुलकर अपनी सहानुभूति जता रही है। और वो भी किस दिन? मुहर्रम के दिन। यानी मुहर्रम का और फिलिस्तीन को उन्होंने जोड़ दिया और उनकी कोशिश ये है कि फिलिस्तीन के साथ अपनी सहानुभूति जताकर वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने प्रति, अपनी तरफ खींचना चाहती हैं और उन्हें बताना चाहती हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। हमारे देश में आज भी जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर होने वाले किसी भी घटनाक्रम पर बयान कोई देते हैं, जैसे फिलिस्तीन पर अगर कोई बयान देते हैं, तो उससे भारत के मुसलमान भी खुश हो जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में अपनी शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था और तब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि उस समय लोकसभा के रिकॉर्ड से जय फिलिस्तीन वाली बात को हटा दिया गया था, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था। लेकिन इसी देश भारत में जब आम लोग जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं या फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और एफआईआर दर्ज कर देती है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर नेताओं और आम लोगों के लिए कानून अलग अलग क्यों है। आज बिहार के मोतिहारी में 1 एफआईआर, नवादा में 3, दरभंगा में 2 और उत्तर प्रदेश में भदौरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पिछले 2 दिनों में फिलिस्तीन के झंडे लहराने की 6 घटनाएं देश में हुई हैं और इन सभी घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई है और अब 11 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। देश भर में जहां जहां भी मुहर्रम के जुलूस में किसी ने भी
फिलिस्तीन का झंडा लहराया या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस गिरफ्तार कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है। खबर के बारे में बताएंगे और ये ऐसी खबर है जो आगे चलकर भारत के राजनीति का स्वरूप बदल सकती हैं और आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा असर ये खबर डाल सकती है भविष्य में। और वो खबर ये है कि क्या सरकारी नौकरियों के बाद अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में लागू होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आज इस संबंध में एक बिल वो लेकर आई है, जिसे उसने विवाद होने के बाद, विरोध होने के बाद फिलहाल के लिए तो स्थगित कर दिया है। लेकिन इस कानून ने आज देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कर्नाटक की सरकार ने कौन सा नया कानून बनाया है। इस कानून को अभी तो उन्होंने स्थगित कर लिया। इससे थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि अब कर्नाटक की सरकार ने इस कानून को रोक लिया है, वो इस पर पुनर्विचार करेगी। लेकिन कानून क्या है पहले यह सुन लीजिए, क्योंकि अब यह आइडिया दूसरी पार्टियों को और दूसरी राज्य सरकारों को भी आ चुका है। तो सुनिए कर्नाटक सरकार ने क्या नई बात की है आज। आप कर्नाटक में नहीं भी रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो भी आपके बहुत काम की खबर है, क्योंकि यह नौकरियों के बारे में है। कर्नाटक सरकार के इस नए कानून में मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, ऑपरेशनल हेड और एडमिनिस्ट्रेटर के पद की जो नौकरियां थीं, उनमें स्थानीय लोगों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। और इन नौकरियों को सरकार ने मैनेजमेंट की श्रेणी में रखा है। यानी मैनेजमेंट की श्रेणी में कौन सी नौकरियां होती हैं? जो सीनियर लोगों की होती हैं, जो बड़े पद होते हैं, जो ऊंचे पद होते हैं, उन पदों में जहां मैनेजर या उससे ऊपर के लोग होते हैं 50% का रिजर्वेशन, जबकि नॉन मैनेजमेंट श्रेणी में स्थानीय लोगों को 70% का आरक्षण दिया गया। ऐसी नौकरियों को मिड लेवल जॉब्स भी कहते हैं और किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा नौकरियां इसी श्रेणी की होती हैं, यानी जो थोड़ी जूनियर लेवल की होती हैं या मध्यम स्तर की जो नौकरियां होती हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां ये होती हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा ऐसा आ जाएगा कि ज्यादातर 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण के किसी न किसी आधार पर शामिल हो जाएंगे और जो सामान्य श्रेणी के जो लोग होंगे वो मुश्किल से शायद ही कोई बचेगा। लेकिन अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म करने के लिए दंगे हो रहे हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आरक्षण पाने के लिए नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए दंगे हो रहे हैं। इस समय बांग्लादेश में सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने के लिए मांग हो रही है और यह मांग इतनी बढ़ गई कि वहां दंगे शुरू हो गए। यह वही आरक्षण है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 के जिस युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उस युद्ध में शहीद होने वाले वॉर हीरोज के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को भी 1% आरक्षण मिलता है। और इसी आरक्षण को खत्म कराने के लिए बांग्लादेश में इस समय भयंकर दंगे हो रहे हैं। बांग्लादेश के युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि आरक्षण के आधार पर। और बांग्लादेश की सरकार ने वर्ष 2018 में इस आरक्षण को समाप्त भी कर दिया था।